पूरी एक फ़ौज बैठी हुई थी हुकूमती नुमाइंदों की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने बौखलाहट देखी, आपने दुहाइयाँ सुनी, आपने झूठे इल्ज़ामात सुने। जो नहीं उसके अंदर आपको सुनाई दिया वो सच था। तो हमने कहा कि थोड़ा सा सच के ऊपर रोशनी डाली जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा पसंद हुई क्यों, यहाँ तक मामला क्यों पहुँचे। जब ज़मीरों की मंडी लगाकर, बैरूनी मुदाखलत करवाकर, साजिश के ज़रिए इमरान खान को हटाया गया, तो मकासद क्या थे? दो बुनियादी मकासद थे कि जो हासिल करना चाहते थे। एक ज़ाहिर है इमरान खान को गिराना था, और दूसरा अपनी अरबों नहीं सैकड़ों अरबों की जो करप्शन हुई हुई है उनको, उन केसेस को सबको फारिग करवाना था। ये दो बुनियादी मकासद थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत की मुसीबत नाजिल की गई। इन दोनों को अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते में आपको ये दोनों चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो पिछले हफ्ते पाकिस्तान के अवाम ने इंसाफ का जनाजा निकलते हुए देखा। वो लोग जो अपनी फरार हुए, वो वजीर आजम के जहाज में बैठकर सीधे सेनेट पहुंचे और वजारत का कलमदान उन्होंने दोबारा संभाला। वो जिनके खिलाफ फैसले आ चुके थे वो फैसले बदल दिए गए और उनको दोबारा से इजाजत दे दी गई, बाइज्जत बरी कर दिया गया। अच्छा, कोर्ट जो है वो बरी तो कर सकता है, लेकिन इज्जत देना कोर्ट की भी बस की बात नहीं है। इज्जत फिर भी ना मिली। ये कैसे मुमकिन कैसे हो रहा है? आम इंसान एक पाकिस्तान का जो जिंदगी गुजारता है उसको अपनी जिंदगी इस बुनियाद पर गुजारनी पड़ती है कि कानून क्या कहता है। ये जो ताकतवर तबका है जिसने दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है उसके मुताबिक कानून बदलते हैं। आम इंसान कानून के तहत जिंदगी गुजारता है, यहां कानून इनके तहत बनते हैं कि इनकी जिंदगी किस तरीके से आसान की जाए, सहल की जाए, इनको कैसे बचाया जाए। मैं सिर्फ दो चीजें आपको, दो मोटी मोटी बातें बताता हूं कि नैब के कानून, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। ये जो रोजाना बरी हो रहे हैं ये वाकई में बाइज्जत बरी हो रहे हैं या कुछ और हुआ है। नैब के कानून के अंदर तरामीम जो की गई हैं वो तो बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ दो उसके पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास अरबों की चोरी का सामान माल पकड़ा गया तो ये मैंने नहीं अब जवाब देना कि ये पैसा कहां से आ गया है। ये जवाब अब नैब ने देना है कि वो साबित करे कि मेरे पास किसी गलत जराए से ये पैसा आया है। एक बड़ी मशहूर बात है इस्लामी तारीख से जो हम सब ने अपने स्कूल में, घरों में सुनी हुई है, बचपन में हमें बताया जाता था, और वो एक मिसाल दी जाती थी कि एक इस्लामी माशरे के अंदर इंसाफ का पैमाना होता क्या है। और आप, मुझे यकीन है कि आप सब ने भी सुनी होगी, जो नौजवान हैं उन्होंने भी सुनी होगी। और वो किस्सा है कि किस तरीके से उस वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को एक सहाबी उठ के सवाल करते हैं कि ये बताइए कि आपका तो कद मुझसे भी ज्यादा है, जो कपड़ा मिला था माले गनीमत से उससे तो मेरा नहीं बन सकता ये लबादा, तो आपका कैसे बन गया। अब जरा समझें कि नैब का कानून जो तब्दील किया है वो क्या कहता है। इसका जवाब जो सब मुसलमान बच्चों को सिखाया जाता है कि इनसे सीखो, वो ये है कि आप अपनी सफाई पेश करें। अमीरुल मोमिनीन भी हैं तो आप सफाई पेश करें। आप बताएं कि मेरे बेटे ने अपना हिस्सा जो है वो मुझे दे दिया था, इसलिए ये मुझे पूरा पड़ गया। लेकिन ये जो नैब का कानून है इसके मुताबिक जवाब ये बनता था कि तुमने सवाल पूछा है, अब तुम साबित करो कि मैंने गलत क्या काम किया है। जो बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं जिसके ऊपर इस्लामी माशरा कायम होता है उसको ही उलट के रख दिया इन लोगों ने। दूसरी चीज, ये सब चोरी करके ले जाते किधर हैं? ये पाकिस्तान में तो इसमें से बहुत थोड़ा सा पैसा रखते हैं, इसके ऊपर इस्लामी माशरा कायम होता है उसको ही उलट के रख दिया इन लोगों ने। दूसरी चीज, ये सब चोरी करके ले जाते किधर हैं? ये पाकिस्तान में तो इसमें से बहुत थोड़ा सा पैसा रखते हैं। ये ज्यादातर पैसा तो हमें नजर आता है सरे के महल की शक्ल में, स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंटों में, डायमंड के नेकलेस की शक्ल में, दुबई के टावर्स की शक्ल में, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स की शक्ल में। ये तो सब बैरून मुल्क पाए जाते हैं।
قانون میں ترمیم کر کے کیا کہتے ہیں کہ ملک کے باہر جہاں سارا چوری کا پیسہ لے گئے وہاں سے جو شواہد آئیں گے وہ قانون میں آپ پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتے. دنیا اور 30 منٹ 40 منٹ کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی ہے بنی گالہ میں. نہ قانون میں کوئی گنجائش اس کی, نہ ان کے پاس ہمت ہے عمران خان کو ہاتھ لگانے کی. پھر پسپا ہونا پڑا وہاں سے. لیکن سارے کل پاکستان نے, اللہ تعالیٰ الحق ہے اس لیے تو کہتے ہیں, وہ سچائی سامنے آ جاتی ہے کہ نظام میں کوئی نہ قانون بچا ہے نہ انصاف بچا ہے, اور فرمائش ہوتی ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ کہتے ہیں جی دربار سے حکم آیا ہے تو اب حکم بجا لانا تو ہمارا فرض ہے, اور وہاں پر پولیس پہنچ جاتی. اب ذرا سا یہ تو جس کو میں کہہ رہا ہوں توہین ڈونلڈ لو کا مقدمہ جو بنانے کی کوشش کریں, ذرا اس کو دیکھیں. سائفر, مراسلہ کے اوپر 2 الزامات لگائے گئے. ایک الزام انہوں نے یہ لگایا کہ مراسلہ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے پی ایم ہاؤس, پی ایم ہاؤس سے مراسلہ غائب ہو گیا ہے. یہ ان کو انکشاف ہوا ہے حکومت بنانے کے 5.5 ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد. یار ایک تو چوری کے لیے بھی نا کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی جھوٹ بولنے کے لیے بھی کوئی انسان تھوڑا سا عقل تو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, کوئی الزام تو کوئی اچھا لگانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کے بندو, آپ بھول گئے ہو آپ کی حکومت آئے ہوئے چند دن گزرے تھے جب آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی. اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے چیئر شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اس کے اندر حکومت کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر صرف ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی اور وہ مراسلہ تھا, وہ سائفر تھا. آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ وزیر اعظم اور یہ تمام وزیر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ کے اندر, وہ سب بیان داغ رہے تھے مراسلہ دیکھے بغیر. مطلب کوئی عقل تو کرتے ہیں کوئی الزام لگانے سے پہلے کہ تم نے بغیر مراسلہ دیکھے ہوئے پوری میٹنگ بھی کر لی, اس کے اوپر اپنی رائے بھی دے دی, اور اس کے سب جو پریس ریلیز بھی وہاں سے آ گئی. اس میٹنگ میں یہ کیوں نہیں کہا کہ جی ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں تو مل نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو وہ مراسلہ بھیجا گیا. وہ مراسلہ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا.